नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। कर्मचारियों में बर्नआउट क्यों होता है? एक तरफ इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह देते हैं, तो दूसरी तरफ इसी बीच में मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट की एक ताजा ग्लोबल सर्च सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि 59% के साथ सबसे ज्यादा बर्नआउट के शिकार भारतीय कर्मचारी होते हैं। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या वाकई में भारतीयों पर काम का बोझ ज्यादा है, भारतीयों में बर्नआउट की वजहों को जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही से उबरने के उपायों पर भी एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे और एग्जैक्टली समझने की कोशिश करेंगे कि अगर सबसे ज्यादा दुनिया में बर्नआउट इंडियन कर्मचारी हैं तो फिर क्यों कहा जाता है कि इंडियन कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी कम है। बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है आज का और बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ होंगे। आप रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं मेहमानों के साथ। कर्मचारियों में बर्नआउट को लेकर एक चौंकाने वाली ग्लोबल रिपोर्ट सामने आई है। मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट की ओर से जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल बर्नआउट के मामले में 59% के साथ भारत के कर्मचारी पहले नंबर पर हैं। वहीं औसत ग्लोबल बर्नआउट की बात करें तो सर्वे में ये 22% के करीब पाया गया है। ऐसे में भारतीयों में बर्नआउट की वजहों को समझना भी जरूरी है। दरअसल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO की इस साल अप्रैल में जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में काम करने के मामले में इंडियन 6वें नंबर पर हैं। इंडियन सप्ताह में औसतन 48 घंटे का काम करते हैं। ILO के ये आंकड़े 163 देशों से जुटाए गए सर्वे के आधार पर हैं। यानी भारतीय काम करने में आगे हैं तो बर्नआउट की शिकायत भी होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट के सर्वे में दुनिया भर के 30 देशों के करीब 30,000 लोगों को शामिल किया गया। सर्वे में यह भी पाया गया कि जिन कर्मचारियों का वर्क एक्सपीरियंस अच्छा था उनका मेंटल और फिजिकल हेल्थ तो अच्छी पाई गई, साथ ही उनकी जॉब परफॉर्मेंस भी दूसरे कर्मचारियों के मुकाबले बेहतर मिली। बर्नआउट की शिकायत के चलते 18 से 24 साल तक के यूथ का ओवरऑल हेल्थ स्कोर सबसे कम पाया गया। सर्वे के मुताबिक उन छोटी कंपनियों के कर्मचारी बर्नआउट की समस्या से ज्यादा जूझ रहे हैं जहां 250 से कम स्ट्रेंथ है। छोटी कंपनियों के कर्मचारियों का ओवरऑल हेल्थ स्कोर भी कम पाया गया, यानी छोटी कंपनियों के काम में दबाव कुछ ज्यादा है। बर्नआउट की कई वजहें हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि इसके लिए ऑफिस ही जिम्मेदार हो। खासकर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों में ऑफिस आने जाने के लिए ज्यादा दूरी तय करना भी बर्नआउट की वजह हो सकती है। वहीं कर्मचारियों का अपने काम से जुड़ाव महसूस नहीं करना, तय समय में काम पूरा करने का प्रेशर भी बर्नआउट की वजह बन सकता है। कई बार काम के लिहाज से सैलरी नहीं मिलती, मन मुताबिक वर्क प्रोफाइल भी नहीं होता और अच्छे काम को लेकर मैनेजमेंट से प्रोत्साहन नहीं मिलना भी बर्नआउट की वजह बन सकता है। बर्नआउट से उबरने के उपायों की बात करें तो जानकार बताते हैं कि अपने काम को एंजॉय करना और टीम भावना के साथ काम करना बर्नआउट की समस्या को कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। वहीं ये भी जरूरी है कि आप वही काम चुनें जिसको करने में आपको आनंद आता हो। इसके साथ ही काम को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत होने पर अपने सहयोगियों के साथ खुलकर बात करना भी जरूरी होता है। इससे समस्या का निदान निकल आता है। वहीं सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है कि आप वर्क लाइफ बैलेंस बनाकर जरूर चलें। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो बर्नआउट सिंड्रोम से निकलने में आपकी मदद कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ RP यादव हैं, चेयरमैन एंड MD जीनियस कंसल्टेंट्स के। बहुत बहुत स्वागत है यादव जी आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं कार्तिक श्रीधरन, फाउंडर एंड CEO हैं फ्लेक्सिबल के। कार्तिक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले RP यादव साहब आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाह रहा हूं। बड़ी चौंकाने वाली बात है, पूरी दुनिया में 22% जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो बर्नआउट का शिकार हैं और भारत में 59%। आई मीन थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया ये? क्या चक्कर क्या है, क्यों इतने बर्नआउट है? दीपक जी, पहले तो धन्यवाद आपका और जी बिजनेस का जो हम लोग को बुलाए हैं इस पैनल में। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। देखिए, इसका मैं जीता जागता उदाहरण हूँ बिकॉज मैंने आज से पहले 31 इयर्स बैक कंपनी को चालू किया था जब हमारे 2 एम्प्लॉय थे। आज हमारे करीब 600 एम्प्लॉय हैं। तो मैंने उस पूरे जर्नी को देखा है कि कैसे लोग आइदर बर्न आउट होते हैं या सक्सेसफुल होते हैं और नहीं होते। इसका देखिए मेजर कारण जो बर्न आउट होने का है, एक एम्प्लॉय जब जॉब के लिए निकलता है, अगर उसको रॉन्ग जॉब मिल जाता है और रॉन्ग बॉस मिलता है या जिस तरह की उसकी एक्सपेक्टेशन थी कंपनी को वो नहीं मिलता है, दैट इज द मेजर रीजन। वहीं से उसका बर्न आउट चालू होता है।
वो ज्यादा काम करता है लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता है, उसके जो बॉस है उससे ठीक से नहीं पढ़ पाती या ठीक से नहीं हो पाता है, या उसका सक्सेस नहीं मिल पाता है, तो ये पहला मेजर कारण हो जाता है। दूसरा जो मेजर कारण है, जो 4 चीजों को देखा गया है, एक जो हेल्थ, जो 4 तरह के हेल्थ होते हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल हेल्थ, तो चारों हेल्थ कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर पाता है। जब आप कंपनी को नहीं एंजॉय कर रहे हैं, जॉब को नहीं एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आप लोगों से नहीं मिल पाते हैं, जो कंपनी जो वेरियस एंगेजमेंट करते हैं स्टाफिंग का, उसमें आप नहीं मिल पाते हैं, या कोई जो फ्लेक्सी टाइम दिया गया है उसको भी नहीं ले पाते हैं क्योंकि आपको ज्यादा काम करना है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मेन मुद्दा आता है कि हम ज्यादा काम करते हैं लेकिन हमको रिजल्ट नहीं आता है। जब रिजल्ट नहीं आता है तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं और हमारा बर्नआउट चालू होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और हम 9 घंटा स्टेडियम में रहें और 9 घंटे के बावजूद अगर इंडिया जीत लिया हो तो हम एक पार्टी में भी जाते हैं और 1 बजे तक पार्टी करके हम देरी से सोते हैं, फिर भी सुकून का नींद आता है और नेक्स्ट डे शायद हम ऑफिस जा सके। लेकिन अगर इंडिया हार जाता है तो हम जब वापस आते हैं, आई एम डिप्रेस्ड, वरीड, फ्रस्ट्रेटेड, नींद भी नहीं आती और शायद है कि नेक्स्ट डे हम ऑफिस नहीं जाएंगे। नहीं, बट चलिए, अगर भारत पाकिस्तान के मैच में भारत हार गया तो ठीक है, हमको तो बर्नआउट होगा, लेकिन हमारे ऊपर तो ठीकरा नहीं फोड़ा जाएगा ना कि तुम्हारी वजह से हारे। कंपनीज का हाल ये है कि कंपनीज के अगर बेहतर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो कहा जाता है कि जो कर्मचारी है ये लंबे लंबे काम तो कर रहा है बट ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, ये प्रोडक्टिव नहीं है। तो बर्नआउट को झेलें भी हम और आउटपुट का ठीकरा भी हमारे ऊपर फूटे, तो ये यादव जी इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इसमें क्या है कि ये जो जिम्मेवारी है सक्सेस का, सिर्फ एम्प्लॉय के ऊपर नहीं डाला जा सकता। और कोई अच्छी कंपनी, जितने भी लार्ज कंपनी है, ये कभी नहीं बोल सकते हैं कि जिम्मेवारी सिर्फ एम्प्लॉय का है। देखिए, एक जब कंपनी सक्सेसफुल होता है या एक एम्प्लॉय सक्सेसफुल होता है, अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो रिजल्ट आता है एक लिस्टेड कंपनी का, वो तभी सक्सेसफुल होता है जब दोनों मिल करके काम करते हैं। दोनों मिल करके काम करने का मतलब क्या हुआ? हमने राइट जॉब दिया राइट आदमी को, हमने उसको राइट ट्रेनिंग दिया, हमने उसका राइट मेंटरिंग दिया, हम उसका राइट असेसमेंट किया, राइट असेसमेंट करने के बाद में हम उसको राइट रिवार्ड दिए, हम उसको फ्लेक्सी टाइम दिए, उसको हमने सोशल जो रिक्वायरमेंट है ऑफिस में मिलने का है, टी है, पेंट्री है, कॉफी है, पिकनिक है, ये सारी चीज को हमने जब इंतजाम बिल्कुल सर, मैं जरा ओपनिंग रिमार्क के लिए फटाफट जाऊंगा और हमारे दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अभिनव अरोड़ा जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर एंड सीईओ हैं ईओएस ग्लोबल के। बहुत बहुत स्वागत है अरोड़ा साहब आपका हमारे शो पर। मैं कार्तिक आपके पास आना चाहूंगा उससे पहले, और मैं इसलिए आना चाहूंगा, एक युवा होने के नाते आप क्या समझते हैं? आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है इंडिया में कि भाई जो एंटरप्रेन्योर है इन मेकिंग, उसको आप कितना घंटा भी काम करा लो, ही विल एंजॉय दैट प्रोसेस, राइट? और जैसे ही आपने उसी व्यक्ति को एज एन एम्प्लॉय हायर कर दिया तो वो बोलेगा कि साहब 8 घंटे हो गए, अब मेरे से काम नहीं हो रहा और 8 घंटे में भी मेरे को बड़ा स्ट्रेस होता है। तो ये चक्कर क्या है? थोड़ा सा इसको आप एक यंगस्टर की साइकोलॉजी के हिसाब से हमें समझा पाएं। जी बिल्कुल। तो ऐसा एक चीज़ है, जैसे एंटरप्रेन्योर अगर आप बन रहे हैं तो कुछ भी बोला जाए, थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस अर्ली स्टेजेस में टफ ही है, आपको काम करना पड़ेगा ज़्यादा। ये कोई भी एंटरप्रेन्योर जब बनता है ये वो मान के चलते हैं कि अभी 60, 70, 80 घंटे, 90 घंटे भी काम करना हो कोई हफ्ते में तो वो तो बनता है। अब क्या यही एक्सपेक्टेशन जब एंटरप्रेन्योर अपने एम्प्लॉय से भी रखते हैं तब होता है मामला उल्टा सीधा। तो हमारा एक्सपेक्टेशन एकदम अर्ली स्टेज, जब एक कंपनी है बहुत छोटी है, 5-6 लोग हैं, बैठ के कुछ बनाने की कोशिश में है, तब वो 4-5 लोग को भी समझ में आना चाहिए कि ये हम जब बहुत छोटे कंपनी में जा रहे हैं, यहाँ पर काम ज्यादा होने वाला है। बट जैसे जैसे कंपनी अगर आगे बढ़े, अगर एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट करे कि जो भी एम्प्लॉय आए वो सब ऐसा ही काम करे, तो वो वहां पर ही गलत होना शुरू होता है। क्योंकि अगर किसी बनना है, अगर आना है, तो कंपनी एकदम सारे एम्प्लॉय से एकदम हफ्ते के 60-70 घंटे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता।
कोई एक नॉर्मल रीजनेबल नंबर ऑफ आवर्स दिन के आए 7-8 घंटे अच्छा काम करे और घर गए, दैट इज द एक्सपेक्टेशन जो सबको होना चाहिए एज इवन अ यंगस्टर जो बैंगलोर में सारे स्टार्टअप्स देख रहा हूं मैं, जो जहां पर यंगस्टर्स को प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये रिपोर्ट मैंने भी पढ़ा और उसमें लिखा है कि जो छोटे हैं जिनका 25 साल के अराउंड एज है उनको ही ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है। तो उनको ये जब ये सारे स्टार्टअप्स में जाते हैं तो वो देखते हैं आजू बाजू के भी लोग बहुत काम कर रहे हैं, तो उनको उन पे प्रेशर पड़ रहा है, उनको एक रैट रेस में अपना भी आगे बढ़ाना है। तो तभी ही कंपनी को ये एक एक्सपेक्टेशन सेट करना है कि देखो भाई, जब इनिशियल स्टेजेस था तब हम मेहनत करके आगे बढ़ गए, अब जैसे आगे आगे और बढ़ना है तो ये हम लोग एक एक्सपेक्टेशन सेट नहीं कर सकते कि हर रोज सब बैठ के 12-14 घंटे काम कर रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको यही 7-8 घंटे अच्छा काम करके घर जाना है। बट इसमें दोनों का हाथ बढ़ता है। यहाँ पर एम्प्लॉयज को भी समझना है, देखो भाई आजू बाजू का बंदा बैठ के अगर अपने बॉस को दिखा रहा है कि देखो मैं 12 घंटे बैठ रहा हूँ, तो वो तुम्हें भी करना जरूरी नहीं है। तुम अपना आओ, अपना काम अच्छे से करो और फिर घर जाओ। दैट हैज टू बी द एक्सपेक्टेशन। बट ये जो रैट रेस बन जाता है ये एकदम कॉलेज से शुरू होता है, फिर यहाँ पर काम में भी आते हैं तो वहां पर भी रहता है कि यार वो बंदा मेरे से ज्यादा काम कर रहा है, वो बंदी मेरे से ज्यादा काम कर रही है, कहीं वो हमारे से आगे ना पहुंच जाए, ज्यादा सैलरी ना ले जाए, प्रमोशन ना ले जाए। तो एकदम ये थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप ये सब में एकदम जब घुस जाते हैं लोग, तो तब थोड़ा ये रैट रेस और ये सब के चक्कर में थोड़ा ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली इसी रैट रेस के बारे में हमने बहुत दुनिया में चर्चाएं सुनी हैं, बट ये रैट रेस इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर क्यों करती है? मैं थोड़ा सा इसे बर्नआउट के कॉन्सेप्ट से समझना चाह रहा हूँ। मिस्टर अरोरा, आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालें कि कैसे एक एम्प्लॉई कुछ वर्क कंडीशंस में अपने आप को पुश करता है हार्ड वर्क के लिए, सेल्फ केयर को नेग्लेक्ट करता है और फिर काम पे लग जाता है। वो कहता है कि मैं इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन सेम सर्कमस्टांसेस में एक एम्प्लॉय कहता है कि साहब एक्सेसिव स्ट्रेस हो रहा है, मेरे से काम नहीं हो रहा, मेरे अकम्पलिशमेंट्स नहीं है, पर्पस नजर नहीं आता, मेरे को पर्सनल ग्रोथ नजर नहीं आती। ये साइकोलॉजी क्या है एक एम्प्लॉय की, जो एक को बर्नआउट हो रहा है, एक को नहीं हो रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों के लिए सेम है, सैलरी ऑलमोस्ट सेम, ये अंदर क्या चल रहा होता है? दीपक जी, पहले तो धन्यवाद आपने मुझे बुलाया इस शो पर। मैं इस चीज को दो तरीके से देखना चाहूंगा। पहला, हमारी अपब्रिंगिंग। तो हमारी अपब्रिंगिंग आज की डेट में कैसी रहती है कि हम शुरू से ही हमें सिखाया जाता है कि तुम्हें अव्वल आना है। वो अव्वल आना धीरे धीरे रैट रेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। आपने जो ये बहुत बाकी के माननीय लोगों ने जो बात कही कि हम उसको जब काम को एंजॉय करते हैं तो उस केस में जो है हम बर्नआउट नहीं होते हैं। ये पढ़ाई के एंगल से भी ऐसे ही होता है। जो बच्चा पढ़ाई को एंजॉय करने लगता है वो आगे इस अव्वल नंबर के आने की रेस को रैट रेस नहीं मानता, और जो आज की डेट में एंजॉय नहीं करता है वो इस दौड़ में जो है वहां से ही बर्नआउट होना शुरू हो जाता है। आज की डेट में बिल्कुल सही बात कही। आज 30 से 32 साल से कम के लोग हैं जो मैक्सिमम रूप में बर्नआउट हो रहे हैं। उसका कारण है तनाव। तनाव क्यों? क्योंकि इस जनरेशन को हम जेन जी कहते हैं। जेन जी जो आज की डेट में जिनका करियर शुरू ही न्यू एज कंपनीज के साथ हुआ। न्यू एज कंपनीज जो आज स्टार्टअप के मोड में चल रही हैं, कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज के मोड में चल रही हैं। मगर जब आप ये देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों में 300, 400, 500 लोगों को निकाला जा रहा है, तो वहां पर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो मुद्दा है उसको रैट रेस बना दिया जाता है कि आज मैं और ज्यादा काम नहीं करूंगा तो कल शायद मेरा भी नाम नंबर लग जाए। दैट इज व्हाट। और ये एक मूल रूप से प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम में, और इसका भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि शायद हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस ऑन बिजनेस, एक्सपेक्टेशंस ऑन ग्रोथ, अगर इसको सही तरीके से माप दिया जाए तो हम ठीक से उतने ही लोग हायर करेंगे जो अच्छे होंगे, जो हमारे काम को समझते होंगे, ना कि हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए करेंगे। जब हम ऐसा कुछ करेंगे तो शायद हम सही लोगों को चुन के उनको इन्वॉल्व कर पाएंगे, Absolutely. उनको ट्रेन कर पाएंगे अच्छे से, ताकि वो सब के सब काम को एंजॉय कर पाए।
और आने वाले समय में हमें ऐसी कोई दुखद स्थिति का वो नहीं करना पड़े कि जहां पर कोई बर्नआउट हो रहा है या कोई छोड़ रहा है या किसी को निकाला जा रहा है। एब्सोल्युटली। तो मैं इस मुद्दे को इस नजर से देखता हूँ। नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक बॉस के नज़रिए से, एक कर्मचारी के नज़रिए से वो मेंटल एक लेवल पर आना बहुत ज़रूरी है। कर्मचारी को इन मामलों में लगता है, जितना मैं पढ़ पाया हूँ, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, उनको लगता है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ कंट्रोल। उनको लगता है वो पावरलेस हैं। उनको लगता है कि वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ही नहीं है, और जो उनके बर्नआउट को ओवरकम कर सकता है वो चीज़ें शायद सामने उस तरह के डिसीजंस लिए ही नहीं जा रहे, और लास्ट में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और इस तरह से वो काम को तो जैसे तैसे आगे बढ़ाता है, खींचते खांचते, क्योंकि सर्वाइवल का इशू है, लेकिन उसके मुताबिक क्योंकि चीज़ें नहीं चल रही होती हैं, इसलिए वो बर्नआउट हो जाता है। और ये चीज़ शायद सामने बॉस या जो हायर लेवल पे बैठे हुए लोग हैं वो नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर भी कोई बैठा हुआ होता है, और वो भी शायद इसी तरह की एक साइकिल को अनुभव कर रहे होते हैं। यादव जी, एक बड़ा दिलचस्प डेटा आया है ILO की तरफ से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कहती है कि इंडिया के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो दुनिया में छठे सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग लोग हैं। हम लोग 48 घंटा काम कर रहे हैं आवर्ली, और कमाल की बात यह है कि हम चीन से आगे हैं, वियतनाम से आगे हैं, मलेशिया से आगे हैं, फिलीपींस, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और UK से भी आगे हैं काम करने के मामले में। अगर घंटों काम करने की बारी आई तो हम सबसे आगे हैं। उसके बावजूद हमसे कहा जाता है कि वी आर लो ऑन प्रोडक्टिविटी। आप किस तरह से इसको देखते हैं? और बर्नआउट का तो हमारे सामने एक इशू है ही, बट मैं थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी के लिहाज से आपसे बातचीत करना चाह रहा हूं कि क्यों फिर ये कहा जाता है कि हम लो प्रोडक्टिव हैं? देखिए, इसका जो ILO का जो डेटा है जो बोलता है कि लो प्रोडक्टिविटी है इंडिया का, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, ये तो हाई बता रहा है। ये हाई बता रहा है सर। ये बता रहा है कि भाई आप दुनिया में बहुत देशों से आगे हैं, US से भी आगे, UK से भी आगे हैं। US UK में 35 घंटे काम कर रहे हैं लोग, US में 36 घंटे काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि जापान में जिसका नाम लिया जाता है वहां पर भी 36 घंटे काम हो रहा है, और चाइना में 46 घंटे काम हो रहा है। हम 48 घंटे काम कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट कह रही है हम ज्यादा काम करते हैं। हाँ, सही बात है कि हम ज्यादा काम करते हैं। देखिए दीपक जी, हमें ये देखना होगा कि कभी हम अंडर डेवलप्ड कंट्री थे, अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं। तो हमारी जो परवरिश बचपन से होता है कि हमें अव्वल नंबर लाना है, हमें अच्छा जॉब लाना है, हमें अच्छा करना है, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। अब जब ये सोच हमें बचपन से दिया जाता है तो हम उसी सोच को लेकर के कंपनी को खोजते हैं, और जब हम कंपनी को खोजते हैं, जब वहाँ ज्वाइन करते हैं, तो जैसे एक साथी ने बताया कि हम देखते हैं कि एक एम्प्लॉय वो 8 घंटा काम कर रहा है, दूसरा एम्प्लॉय 12 घंटा काम कर रहा है, किसी को जल्दी प्रमोशन मिल रहा है, किसी को ज्यादा इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो उसी दौड़ में हम भी ज्यादा काम करने का कोशिश करते हैं, और हम ज्यादा प्रोडक्टिव होने का कोशिश करते हैं, और एक्चुअली हमारा प्रोडक्टिव बढ़ता है। और जो मेजर रीजन है इंडिया में लोगों को ज्यादा काम करने का, वो ये है कि हम काफी आगे बढ़ना चाहते हैं लोगों से, and this is true also that India has developed and India has gone far compared to many other country. आज आप देखेंगे तो हमारे जो इंडियंस हैं, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो, मोस्ट ऑफ द बिगर कंपनी में बड़े बड़े पोजीशन में काम करते हैं। इसका मेजर यही कारण है कि हम लोग हार्ड वर्कर हैं, हम लोग ज्यादा देर तक काम करना चाहते हैं, और हमारा प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। आई डू नॉट एग्री, हमारा प्रोडक्टिविटी कंपेयर टू अदर्स से ज्यादा है, और अब और ज्यादा होगा, क्योंकि उन जमानों में हमारी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी। नाउ बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी, आवर प्रोडक्टिविटी विल बी फार बेटर देन द कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। दिस इज व्हाट आई विल प्रेफर टू से। एब्सोल्युटली। अब सवाल ये है कि हम इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, और बर्नआउट भी देखिए, दुनिया में टॉप 6 देशों में हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब टॉप 6 नंबर पे हम आ रहे हैं, और दुनिया में बर्नआउट हम सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये इसको आप कैसे इस रिलेशनशिप को देखेंगे? क्या हम लोग स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, बस घंटों लगे रहते हैं लेकिन स्मार्टली काम नहीं कर रहे, और इस वजह से हमें थकान भी हो जाती है और फिर उतनी प्रोडक्टिविटी भी नहीं मिल पाती? क्या ये कारण है या कुछ और? जी देखिए, एक तो स्मार्ट वर्क थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ है डिफ़ाइन करने को। सभी लोग स्मार्टली ही वह काम करना चाहते हैं, बट कैसा है कि अभी मेहनत भी करना तो पड़ता ही है, बट
मुझे लगता है टिपिकली इंडिया में, अब जैसे मैं कॉलेज से निकला था IIM अहमदाबाद से, अब वहां पर लोग जैसे ही अंदर घुसते हैं उन्हें पता है कि कौन सा जॉब लेना है। उन्होंने कैसे पता चला? क्योंकि सब कहते हैं कि कंसल्टिंग का जॉब बहुत बढ़िया चीज है, तो हमें उसमें घुसना चाहिए। किसी ने ये जांच नहीं किया है कि उनके लिए वो सही जॉब है कि नहीं है। सबको बस पता है कि अगर मैं ये जॉब लूंगा तो मम्मी पापा खुश होंगे, मम्मी पापा अपने दोस्तों को बोलेंगे, वो खुश होंगे, एंड फिर थोड़ा समाज में हमारी थोड़ी इज्जत अच्छी होगी। तो कोई ऐसा कभी कोई सोचता नहीं क्या मैं ये जॉब करके बहुत खुश होऊंगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम ब्रॉडली यही है कि मतलब अगर आप जैसे सोचते हैं कि ये जॉब के लिए मेरा स्किल है क्या, वो एक चीज हुआ। दूसरा, ये जॉब मेरे लिए है क्या खुशी के लिए, जो मैं अगले 10-20 साल खुशी से कर सकता हूँ। कोई कब सोचता है ये चीज, स्पेशली जब बहुत ही बच्चे हम मतलब एकदम बस शुरू कर रहे होते हैं प्रोफेशनल करियर में, तब बस हम उन्नति देखते हैं फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ पैसा कितना बना रहे हैं, कितना प्रमोशन मिल रहा है। कोई ये नहीं सोचता कि मैं कितना खुश हो सकता हूँ और 10-20 साल काम कर सकता हूँ क्या इसमें। यानी कि आप किस चीज के लिए बने हैं, ये आपने बिल्कुल सही कहा कार्तिक। हम किस चीज के लिए बने हैं एक्चुअल में शायद इंडियंस को बहुत ज्यादा पता ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, और जो हम कर सकते हैं अगर हम वो करने लग जाएं तो स्वाभाविक रूप से हम उस काम को एंजॉय भी करेंगे, उस प्रोसेस को भी एंजॉय करेंगे, और एक वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस भी बन पाएगा। लेकिन कई बार हम करना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे होते हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन हम पे हावी हो जाती है बर्नआउट का। ये भी एक बहुत बड़ा कारण। अरोड़ा साहब देखिए, ये WHO ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज ICD-11 जिसे कहा जाता है, उसको इंक्लूड किया है बर्नआउट को। हालांकि अभी मेडिकल कंडीशन के रूप में इसको नहीं लिया गया है, लेकिन एक ऑक्यूपेशनल फिनोमिनन के रूप में WHO ने भी लिया है। वो भी समझ रहे हैं कि कितना बड़ा है ये। तो ऐसे में अगर हमें इंडिया को 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन और आगे के टारगेट्स को मीट करना होगा, तो ये 59% का जो बर्नआउट रेट है हमारे कर्मचारियों का, क्या करना होगा सर इसको कम करने के लिए? मेरा मानना यह है दीपक जी, सबसे पहले लोगों को अपनी पसंद के साथ चलना होगा और समाज को, अपने बच्चों को ये तय करने देना पड़ेगा कि वो क्या बनना चाहता है, क्योंकि ये सारा का सारा मौलिक रूप से वहीं से शुरू होता है। एक बार लेकिन जब मैंने कोई जॉब या किसी में रोल में आ चुका हूँ, उस केस में अब मेरा काम क्या है कि आज मैं उस बच्चे को, आज हमारे पास कुछ 15,000 लोग के आसपास यूएस ग्लोब में काम करते हैं, हम उन लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? हम सबसे पहले एक चीज करते हैं, उनको मानसिक रूप से तैयार करते हैं कि ये तुम कर सकते हो। क्या तुम्हें ये मतलब तुम ये करना, किस तरह से तुम्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए, तुम्हें किस तरह से उस सब्जेक्ट को समझना चाहिए, किस तरह से तुम अगर मान लीजिए एक कस्टमर सर्विस का कोई काम है, तो उस कस्टमर की समझना, उस कस्टमर को, उस प्रोडक्ट को समझना, उसके आगे उसको समझना, बच्चा उस चीज को कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, क्या उसकी प्रॉपरली उसको ट्रेनिंग दी जा रही है नहीं दी जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट है उसको बुनियादी तौर पर ट्रेन करके तैयार करना। हम किसी भी चीज में करें, देखिए समाज कोई भी रातों रात बदलता नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि रातों रात इंडिया ऐसा हो जाएगा कि बच्चे जो है उनको सब कुछ करने दिया जाएगा। हम एक बदलता देश है, उभरता देश है। हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन टू जनरेशन में ये इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे हमें। लेकिन एक बार जब बच्चा किसी रोल को ले लेता है तो देन एक एम्प्लॉयर, एक परिवार, इन सब का काम एक ही है कि उसको तैयार करे कि वो मानसिक रूप से उस चीज को एक्सेप्ट करे, दिल से काम करे, अच्छी उसको ट्रेनिंग और तालीम मिले, जिससे वो काम में थोड़ा सा अपने आप को परफॉर्म करने का मोटिवेशन रखे। और इसके साथ साथ हर कंपनी को वो जो टारगेट आवर बेस्ड या असाइनमेंट बेस्ड अलग अलग तरीके से जो लोग अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ साथ हेल्थ बेस्ड भी आपने बिल्कुल सही कहा मिस्टर अरोड़ा, आपने बिल्कुल सही कहा सर। देखिए, मैनेजमेंट की हम सब पढ़ाई करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैनेजमेंट की पढ़ाई के साथ साथ मैनेजिंग स्ट्रेस, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी एक क्रैश कोर्स होना चाहिए। और आपके कॉलेज में है या नहीं है, जब आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, वहाँ पर एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स ज़रूर कराइए और देखिए कि आपका एम्प्लॉय डीपर्सनलाइजेशन का शिकार कब हो रहा है।
ये वो स्थिति होती है जब वो थोड़ा सा कलीग से हटने लगता है, अपने क्लाइंट से हटने लगता है, थोड़ा सा अपने आसपास के लोगों से हटने लगता है। तो डीपर्सनलाइजेशन ना होने दें, वहीं पे पकड़ें इस चीज़ को और स्ट्रेस मैनेज करें। मेरा ख्याल है कि ऐसे ही हम बर्नआउट से पार पा पाएंगे। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनपुट्स हमारे आज के गेस्ट ने दिए हैं, उसके लिए हम शुक्रिया करेंगे आरपी यादव जी का। थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। अभिनव अरोड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। कार्तिक श्रीधरन बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।